बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं हामला ख़वातीन की, वो ख़वातीन जो उम्मीद से होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सोशल कल्चर एक बना हुआ है, उसमें जब भी कोई खातून उम्मीद से होती हैं तो ये समझा जाता है कि वो बीमार है। ऐसा क्यों होता है? अगेन हमारी सोच का इस पर बहुत ज़्यादा असर होता है कि हम एक लड़की जैसे ही हामला होती है हम बोलते ओहो अब तो ये बेचारी पलंग पे लेटे रहेगी पूरा दिन, कोई काम नहीं करेगी, बैठे रहेगी, ये करेगी, खाना खिलाते रहो उसको। ऐसे बहुत सारी मिसकंसेप्शन है। एक तरफ ये, और दूसरी तरफ एक ऐसी भी सोच है जो कहा जाता है कि भाई सब कुछ करो, ये भी करो, पानी भी उठाओ, बच्चों को भी उठाओ, घर का ख्याल भी रखो, बहुत कुछ करो, उसी नौयत से करो, उसी तरीके से करो जो आप पहले करते थे। अब बात आज हम जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा लेकर। हम एक औरत जो कि उम्मीद से होती है उसके बारे में जिन लोगों ने जो कुछ कहा होता है, क्योंकि कहते हैं ना जितनी मुँह उतनी बातें, तो अम्मा को भी कुछ कहना है, सास को भी कुछ कहना है, सूरज गिरन आ गई, चांद गिरन आ गया, पंजीरी खाओ तो घी पियो, तो ये करो तो वो करो, रात को इतना नहीं जाओ, मगरिब से पहले घर आ जाओ, ये बहुत सारी बातें, लाइक 1 करोड़ बातें होती हैं जो कि बेचारी वो सुन रही होती है। और उस बेचारी का बस ना चले कि वो अपने हाथ पाँव बांध के बस एक तरफ बैठ जाए, इंतज़ार करे 9 महीने गुजर जाएं। हमने इस कंडीशन को ऐसे क्यों सवार कर दिया अपने सर में? हाँ, इस कंडीशन में ख्याल ज़रूर रखना होता है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस कंडीशन को सर पे सवार कर लेना और अपनी ज़िंदगी को रोक लेना कि अब पता नहीं क्या हो गया आपको, अब पता नहीं अब होगा क्या आपके साथ, यानी आपने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो लोग, वो ख़वातीन जो इससे गुज़र चुकी हैं, गुज़र रही हैं, उनको पता है, और जो गुज़रने वाली हैं उनके लिए आज हम शो करें ताकि वो हमारी बहुत सारी दुआएं दें कि भाई सारा थैंक यू, आपकी वजह से बहुत सारी मिसकंसेप्शन दूर हो गई है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, आप कहीं ना जाएगा। आज हमारे साथ शेफ़ जलाल मौजूद है और लेट्स सी वो आज क्या बनाने वाले हैं। क्योंकि हम हामला ख़वातीन के हवाले से बात करें तो आई होप समथिंग रियली हेल्दी, और हेल्दी का मतलब हरगिज़ फैटनिंग नहीं है, हेल्दी का मतलब है सेहतमंद। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ मौजूद है हमारे और आपके फेवरेट शेफ़ जलाल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। मैं तो बहुत ही अच्छी होती हूँ, हर वक्त अच्छी होती हूँ। कोई नई बात पूछ रहे, नया सवाल। हर रोज़ सुबह जो है ना हसीन लगते हैं आप माशाल्लाह। बस ऊपर से हसीन नहीं होती सिर्फ, मैं अंदर से बहुत हसीन हूँ, मैं खुश हूँ। आकर मिलते हैं सबसे और बात करते हैं तो पता चलता है कि नेचर इंसान का अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। हंसते मुस्कुराते हुए काम होना चाहिए और इखलाक ही सब कुछ है आपका। वो कहते हैं जियो तो ऐसे जियो कि जब मर के चले जाओ तो लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। कहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से एक रिवायत मैंने पढ़ी थी, उन्होंने कहा है कि मखलूक से अगर प्यार कर लो तो खालिक खुद राज़ी हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो यही है कि जो लोग हैं इन्हीं से इंसान को सब कुछ मिलता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो आज बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं, बस सीख रहे हैं आपसे। हाय अल्लाह, बहुत ज़्यादा असरात हो रहे हैं यहाँ पे। मुझे बताएं आज क्या बना रहे हैं? आज मेरा टॉपिक बहुत खतरनाक किस्म का। आपका टॉपिक मुझे पता चला कि ये टॉपिक है आज का, तो उस हिसाब से हमने ये हेल्दी जो है ना आप लोगों के लिए रेसिपी प्लान की है। फ़िश हम बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम। तो इसमें फ़िश में आप बाहर मार्केट में नगेट्स, जिस तरह से लास्ट हमारी बात हुई थी बीच में एक दफ़ा, तो नगेट्स आप ट्राई करते हैं तो इसको आप बिस्किट्स भी कह सकते हैं, फिश बिस्किट और फिश नगेट्स भी कह सकते हैं। एक सवाल पूछना चाहूँगी, बहुत सारी ख़वातीन जब हामला होती हैं ना तो हर किसी की एक अपनी अलग चीज़ें होती हैं। एवरीवन एक्सपीरियंसेस अ डिफरेंट थिंग। लाइक बहुत सारी ख़वातीन को स्मेल से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो किसी को अच्छे खासे आम की खुशबू भी होती है ना, खुशबू भी बुरी लगती है। हाँ, वो भी बुरी लगने लग जाती है। पाउडर, परफ्यूम, बहुत सारी चीज़ों की स्मेल लोगों को प्रॉब्लम, उल्टी, इतना कि नौजिया हो जाए आपको। ठीक है, तो अब मुझे पता है मछली की वैसे भी स्मेल है। अब आप मुझे आज ये मछली कैसे बना के देंगे कि मुझे मछली की स्मेल मछली ना लगे? देखिए ये पॉइंट आर्ट है, आर्ट। जिस तरह का आपका था प्रेगनेंसी है ना, मतलब हामला होते जितनी भी हैं तो उनके ऊपर था कि वो तो सब नहीं होना है, मतलब जितनी होती है 99% जितना भी है आपका, तो उसमें हम किसी को भी मछली सब खा सकते हैं,
बट जब एलर्जी की बात आती है और स्मेल की बात आती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो हमने इसीलिए मछली को पहले बॉईल कर लिया। वो तो यानी स्मेल नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी। मछली को बे लीफ और ब्लैक पेपर होल के साथ उसको आप फ्रेश हर्ब्स के साथ, साबुत काली मिर्च और बे लीफ के पत्ते जो हैं, तेज पत्ते से आपने उसको पानी में डाल के उबाल दिया, तो मछली की जो एक स्मेल है वो तो खत्म हो गई। और मैं अब स्ट्रेन करूंगी उसको। बिल्कुल, आपने छान लिया और उसके बाद आपके सामने फिश फिले जो है इस तरह से, और हमने उसको ड्राई भी कर दिया। परफेक्ट। तो उसको आप बाहर निकाल के रख दें, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर उसके बाद आपने इसको रेसिपी को आगे लेके चलना। एक्सीलेंट, ये तो बिल्कुल अच्छी बात होगी, एक चीज क्लियर। अच्छा, और वो खवातीन जिनको क्रेविंग्स भी होती हैं बहुत, आपका दिल चाह रहा है आप चलाएं ना इसको? नहीं, आप वेट करें अभी। एक मिनट पहले मेरी पूरी बात इंपॉर्टेंट बात करी हूँ, देखिए समझते नहीं है शेफ, इनको क्या पता। लेकिन आपको पता है बहुत क्रेविंग्स होती हैं खाने की, ऊट पटांग वक्त पे भूख लगती है। और आपको एक और बात बताऊं जी, सिर्फ खवातीन मोटी नहीं होती हैं, बहुत सारे मर्द हजरात जो है ना अपनी बीवियों के साथ रह रहकर खाते हैं और माशाल्लाह मोटे हो जाते हैं। तो दूर रहें भाई, थोड़ा सा दूर रहें। तो अब हम क्या कहेंगे, हमें ये करना है कि हम जो हैं वो अपने व्यूअर्स को एक बात समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप खाते हैं बेवक्त का, अगर आपकी बेगम खाती है तो चलो उनका तो रीज़न है, लेकिन अगर मर्द हजरात खाते हैं बिला वजह क्योंकि उनको खाने का दिल चाह रहा है कि वो अगर बेगम इतनी अच्छी चीज़ खा रही है वो भी खाएं, तो वो भी हेल्दी चीज़ खाएं। बिल्कुल, वरना वो तो जब बेबी हो जाएगा पतली हो जाएंगी, आप लोगों का क्या होगा, आप लोग उस वक्त भी हामला लगेंगे, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। सच्ची मजाक नहीं कर रही मैं। तो आप मुझे बताइए, फिश बिस्किट बना रहे हैं, अब आपको जो करना है करें। अच्छा, मैं फिश बिस्किट जो है, फिश बिस्किट्स के लिए, फिश नगेट्स के लिए, हाँ। ये हर्ब जो ग्रीन चिली और अच्छा यहाँ पर हमने हरा धनिया और ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च। अच्छा, यहाँ पर आपने ब्रेड के 2 स्लाइसेस ले लिए, हाँ। मछली के फ्ले के हिसाब से 200 ग्राम और 150-80 ग्राम के करीब आपके फिश है, तो 2 फ्रेश ब्रेड के स्लाइसेस आपने लेकर इस तरह से तोड़ के कचून के डाल दिया। हाँ बिल्कुल, इसको आपने इसमें ऐड कर दिया, डाल दिया, ठीक है। शामिल करने के बाद आपने इसमें फिश के पीसेस भी डाल दिए। हाँ बिल्कुल, दोनों इसके अंदर कोई कांटे शांटे नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ है। इसके बाद आपने इसको इस तरह से ग्राइंड कर दिया। और ये याद रखिएगा कि मछली ऑलरेडी उबली हुई मछली है। अब जब आप इसको फ्रोज़न कर लेंगे ना सायरा, तो 1 टाइम जो फ्रोज़न होगा ये, उसके बाद आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए अपने पास स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि आपका जब आपने बनाना है निकालें और पैन फ्राइड करें, वो खराब नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। वेरी गुड, ठीक है। तो इसके बाद हर्ब्स के अंदर किस पॉइंट पे स्टोर कर सकती हूँ? इस पॉइंट मैं अभी बताता हूँ आपको। तो इसके अंदर अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो ड्राई हर्ब्स का इस्तेमाल करें फ्रेश हर्ब्स की जगह। ठीक है। तो ड्राई हर्ब्स के अंदर आपके पास ड्राई ओरिगानो है, आपके पास ड्राई बेसिल मिलता है, ड्राई रोजमेरी है, ड्राई थाइम है, सारे हर्ब्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप पाकिस्तानी अगर हमारी जो हर्ब्स उसमें धनिया पुदीना है, तो धनिया पुदीने का जो सबसे बेस्ट पार्ट है, आप जो होल कोरिएंडर जो सीड्स मिलते हैं, हाँ। उसकी जगह आप ये करें कि कोरिएंडर को आप बंच पूरा लें। और किचन का एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे बर्नर पॉइंट होता है, जो जिस एरिया में आपके बर्नर लगा है किचन के, उस एरिया में थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ऑफ कोर्स, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको किसी, जैसे आपने देखा होगा कसाई के दुकान पे जो मीट हैंग हुआ होता है जिस लॉक के अंदर, तो उस पे आप पुदीने को लटकाएं और घर के किसी भी किचन के ऐसे पार्ट पे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे उसको हैंग कर दें। तो बेसिकली 2 दिन में वो ड्राई हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 दिन में आपको इस्तेमाल करना है। बंच उठाएं, हल्का सा क्रश करें उसको, वो उसमें निकले, उसको वापस हैंग कर दें, तो वो बड़ा एक ज़बरदस्त सा फ्रेश जो है ना। प्लीज़ एक ऐसी चीज़ पे रखिएगा जहाँ पे एक गिर्द वो कोई जाली वाला सिस्टम है। पता चला छिपकलियाँ आजकल बहुत आ रही हैं, गर्मी का मौसम है, कभी गलती से किसी हरे धनिये के पत्ते के अंदर से छिपकली निकल आई, नॉट गुड। मंथली फ्यूमिगेशन कराएं प्लीज घर में। नहीं, मछली आपको नहीं पता है, छिपकलियों की फ्यूमिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। आप प्लीज मुझे बताइएगा, मैंने तो 2 दफ़ा कराया, फिर भी छिपकलियाँ नहीं जा रही हैं मेरे घर से, बार आ जाती हैं। इतनी गर्मी लग रही है, वो बार किधर से आ जाती हैं। क्रश पेपर, हाँ ठीक है, रेड एंड ब्लैक इसमें आप ऐड करें बिल्कुल थोड़ा सा, और ग्रीन चिल्ली हस्ब ज़रूरत अगर आप ऐड करना चाहते हैं, मिर्ची खाना पसंद करते हैं, तो फिश के साथ बड़ा ज़बरदस्त सा अरोमा जो है ना आपका मछली का होगा। ग्रीन चिली बेहतर होती है, रेड चिली? ग्रीन चिली सबसे बेहतर होती है। जितने भी ड्राई आपकी स्पाइसेस हैं वो मैदे के लिए नुकसानदेह, ठीक है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देगा। अगर आप कभी भी ज़्यादा मिर्ची खा लें तो आप देखें तो आपकी तेजाबियत हो जाती है, जलन मचती है मैदे में। ग्रीन चिली में वैसे ये बात भी है कि विटामिन सी का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, कहते हैं कि
पेट अगर आपका ख़राब हो तो 7 सीड्स जो है, ये हमारे आतिफ भाई एक उन्होंने हमें बताया था। अच्छा। कि पेट अगर ख़राब हो तो 7 दाने सीड गिनकर आधे गिलास पानी के साथ फांग ले तो वो स्पून दीजिएगा तो आपका पेट की तकलीफ दूर हो जाती है। मैं क्या दूँ? स्पून। ठीक है, तो ये आ गया आपका सायरा मिक्सचर तकरीबन तैयार हो गया जी। ठीक है, और एक दफ़ा और इसको हमें अच्छे से बिल्कुल सही जान बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट्री सा हो गया है, क्रीमी जैसा हो गया है। जब आप इसको बनाएंगे बड़ा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, वेरी नाइस। ओके, डन। इसके बाद हम ये मशीन उठाकर इस तरफ रख देते हैं जी। ठीक है, और ये मिक्सचर हमारे पास रेडी हो गया। ठीक है जी, एक्सेलेंट। ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पर अब आपने इसको जो शेप देना है उस शेप के ऊपर आप इसको शेप देकर, और उसके बाद उसको आप क्रम कोट करना चाहते हैं तो क्रम कोट करें। अगर आप इसको डायरेक्टली पैन फ्राइड करके सर्व करना चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट पैन फ्राइड करके भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने फ्रेश ब्रेड ऐड कर दिया है। अदरवाइज इसके ऊपर आप अगर फ्रेश ब्रेड ऐड नहीं करते तो इसके ऊपर डायरेक्ट आप क्रम कोटिंग करें। एग लगा के डायरेक्ट भी कर सकती हूँ मैं, एग लगाकर भी कर सकते हैं, वो शामी कबाब स्टाइल हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ, प्लेन भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, और क्रम के साथ भी कर सकते हैं। अब चूंकि हम सेहतमंद ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो सेहतमंद ऑप्शन आपको जो बेहतर लगे वो करें। आपको क्रस्ट के साथ खाना है, क्रम के साथ खाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा सायरा, आप ये बर्नर ऑन करें। अच्छा, परफेक्ट। फ्लेम स्लो बिल्कुल, और भी स्लो, बस सही। ये इमली की, हम इमली की चटनी बना रहे हैं जी बिल्कुल। वाह वाह वाह, ये देखें ज़रा सायरा कबीर इमली की चटनी बना रही है। इमली का पल्प आ गया। बिल्कुल। शुगर इसमें आप हाफ डाल देंगे, हाफ शामिल कर दें। परफेक्ट, बहुत है। पिंच सॉल्ट, परफेक्ट। पिंच ब्लैक पेपर। देखिए ज़रा, सीखें सायरा कबीर से, सीखें थोड़ा सा। रेड क्रश चिली सारी डाल देंगे। हाँ, क्योंकि ये पिंच ही रह गई बेचारी। क्यूमिन पिंच, थोड़ा सा और, नहीं है कुछ भी, थोड़ा सा और, थोड़ा और, बस थोड़ा सा और। परफेक्ट। ये सायरा कबीर की आज चटनी की रेसिपी थी, इमली की। तो सायरा कबीर की चटनी की नहीं थी, हम इमली की चटनी की बना रहे हैं बाय सायरा कबीर। हाँ, प्लीज मेक इट वेरी क्लियर कि हम इमली की चटनी बना रहे हैं, तो सायरा कबीर से बनवाई गई है। हाँ। अभी मैं इसको मिक्स करूंगी, आप अभी लें जल्दी से एक ब्रेक। यहाँ पे अंडा तोड़ा जा रहा है। अच्छा। और फिर हम आपके सामने ही करेंगे जो करेंगे, तो अभी आप वेट कर लें। आपको सिर्फ बीट करेगा, इससे तो कुछ नहीं करिएगा। आप कहीं ना जाएं, बात करें आज हम खवातीन के हवाले से जो कि हामला होती हैं। हामला खवातीन के इर्द गिर्द बहुत सारी आइडियाज़, बहुत सारा मिथ, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं। उस हवाले से ज़रूर बात करेंगे कि आखिर हकीकत में क्या है। कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटे से ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। समझ गए होंगे आप लोग, जब भी सायरा यहाँ बैठती है तो उनके मेहमान ज़रूर आ गए होंगे। बिल्कुल मेहमान आ चुके हैं, मुलाकात भी करवाना है, और शेफ़ जलाल अपने जगह पे बैठ के बहुत कुछ कर रहे हैं तैयारियाँ। उस हवाले से भी बात करेंगे कि आज जो फ़िश बिस्किट बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, और जो मैंने चटनी बनाई थी इमली की, जी हाँ, आई वुड लाइक टू रिट्रेट दिस, सायरा कबीर ने इमली की चटनी बनाई थी, वो किस हद तक पहुंच गई वो ज़रूर बताएंगे आपको। मुलाकात करा रहे हैं आपको अपनी पहली मेहमान से। चूँकि जब प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो सबसे पहले एक दिमाग ख्याल आता है फाइनली अब सब कुछ खा सकते हैं बगैर गिल्ट के, बगैर टेंशन के। तो जी हाँ, शी इज़ ए क्लिनिकल डाइटिशियन। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव तहमीना। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं तहमीना? जी बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड जॉइनिंग अस टुडे। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है और बहुत सारे लोगों के लिए आज ये बहुत अहम टॉपिक बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकता है इफ़ गिवन आउट द राइट मैसेज। तो बहुत सारी बातें करेंगे अभी आपके साथ। एक तरफ हम जब इस हवाले से बात करते हैं खाने के, तो एक दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी इज़ कंसिडर्ड कि एज ए गॉड फॉरबिड कोई बीमारी हो गई है। औरत को जैसे ही वो हामला होती है, ओह
अब तो प्रेग्नेंट हो गई, अब तो ये भी नहीं करना, अब तो वो भी नहीं करना, अब तो ये भी नहीं करना। अभी हर चीज़ में उसको रोक टोक, उसको वो खुद समझती है वो बीमार होगी। ऑफ कोर्स शी गोज थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस, फिजिकली भी, इमोशनली भी। तो उस हवाले से हमने सोचा क्यों ना कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाए। हमारे साथ मौजूद है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव निदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं निदा? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, बातें शुरुआत करेंगे खाने की एंड से, और जब खाने की बात करेंगे तो शेफ़ जलाल की तरफ पहले चलते हैं ताकि वो जो खाना बना रहे हैं वो मुकम्मल कर लें। शेफ़ कहाँ तक पहुँचे हैं हमारे फिश बिस्किट्स? चटनी जो आपने बनाई है वो कुक्ड हो चुकी है और उसकी कंसिस्टेंसी ज़रूर दिखाइएगा भी। बेहतरीन मैं भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हमने जो फिश केक्स का जो मिक्सचर बनाया था उसको हमने केक्स बनाकर फ्लावर कोट किया है, फिर एग कोट कर रहे हैं और अब क्रम कोट करके इसको अलग से हम रख देंगे। मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, क्या हम 3 अलग किस्म की नहीं बना सकते बिस्किट, फिश बिस्किट? मैं समझा नहीं दोबारा। एक क्रम के साथ, एक बगैर क्रम के, एक एग के साथ। बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें पैन फ्राइड कर सकते हैं, पैन फ्राइड कर, हाँ शैलो फ्राई कर सकते हैं, पैन फ्राइड कर सकते हैं। तो मगर मैंने तो तीनों पे सब पे फ्लावर अच्छा लगा दिया। ठीक है, ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हम तीनों में वैसे तो तीनों पे कर सकते हैं। लाइक आपने इस शेप में केक्स बना ली, केक्स बनाकर आपने उसको सिंपली पैन फ्राइड करना है और पैन के अंदर आप ऑयल शामिल करें और उसको पैन फ्राइड करें। ठीक है, ठीक है, डन। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे बस। चलें, आप इसको तैरने के लिए मछलियों को ऑयल में गिरा दें। मैं बिल्कुल बस इसको भी ऐड करते हैं। और हमें कंसिस्टेंसी भी बता दें। इमली की चटनी जो सायरा कबीर ने बनाई है, स्पेशल, वेरी स्पेशल, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पॉइंट पे जब आ जाए तो चीनी जो है इसमें हल्की सी शाइन दे दे। ठीक है, फिर बड़ा एक स्वीट एंड सार आपका जो है ना उसका फील जो है आपको चटनी में आ रहा होता है। केक बनाने का जो साइंस है वो ऐसे है कि आपने फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए इसको हल्का से इस तरह से राउंडली प्रेस करना है और उसके बाद सेंटर में ऐसे हाथ रखकर इसको स्ट्रेट नीचे ले आएंगे। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त, ब्यूटीफुल, खूबसूरत राउंड शेप में आपके केक जो है वो तैयार हो जाएंगे इस तरह से। परफेक्ट, डन, जबरदस्त। तो बाकी सब भी इसी तरह से हम इसको बना लेते हैं, फिर इसको डीप फ्राई कर लेंगे। सही, अब आप ये अच्छी तरीके से बना के बहुत ही प्यारे प्यारे फिश बिस्किट्स बना दें। ठीक है, अच्छा जी, जब तक ये कर रहे हैं हमारे शेफ़ हमारी मछलियों को ऑयल में तैराते हैं, हम चलते हैं तहमीना की तरफ। और तहमीना, सबसे पहला सवाल भी, इन द आइडिया ऑफ एक औरत जो कि उम्मीद से है या होने वाली है और उसको ये बोला जाता है या तुम्हें जो खाना है खा लो, टूट पड़ो ज़िंदगी में, इज़ इट द राइट थिंग टू डू? जी बिल्कुल एक गलत बात है। ठीक है, एक तो ये बहुत अरसे से ये मिथ चला आ रहा है कि जब औरत प्रेग्नेंट हो जाती है कि उसको एक की जगह 2 का खाना है। ठीक है, अब होता ये कि 2 का नहीं खाना है, हाँ, ये बहुत बड़ी मिथ है, बिल्कुल भी नहीं खाना है ये, बिल्कुल नहीं खाना है 2 लोगों का खाना। अच्छा, बिल्कुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन की नीड्स बढ़ती हैं और खाना भी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती कि आप डबल का खाओगे। एब्सोल्युटली। ठीक है, सिर्फ शुरू के जो ट्राइमेस्टर होते हैं यानी कि शुरू के 3 महीनों में अगर हम 100 से 200 कैलोरीज भी बढ़ा देते हैं तो वो इनफ हो जाता है। और 100-200 कैलोरी का मतलब है शायद अगर आपने एक अच्छा हेल्पिंग ऑफ फ्रूट ले लिया हो उसमें पूरा हो जाएगा। अब इस पे ये भी बहुत डिपेंड करता है कि पुराना वज़न कितना था। जिनका पुराना वज़न ज़्यादा है उनको हरगिज़ तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि आपके वज़न बढ़ने की वजह से आपको डायबिटीज़ हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है। उसकी वजह से बच्चा जो है बहुत ज़्यादा मोटा भी पैदा होता है, उसके बच्चे के अंदर भी आगे जाके डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ते हैं और माँ के अंदर भी, और बहुत कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में भी आ जाते हैं। तहमीना, मुझे बिल्कुल यही हवाले से बात भी करनी थी। मुझे ये बताएं, वो लोग जो बहुत ओबीस हो जाते हैं, जो बहुत मोटे हो जाते हैं, मिसकैरेजेस के चांसेस भी उनमें ज़्यादा होते हैं? बिल्कुल, मिसकैरेजेस के भी चांसेस होते हैं। और होता ये कि देखिए डायबिटीज़ में होता क्या, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अब एक हार्मोन जब इम्बैलेंस होता है तो पूरी बॉडी के मैकेनिज्म उसकी वजह से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। और होता ये कि ग्लूकोज ज़्यादा बन रही है तो बच्चे को भी ज़्यादा जा रही है, बच्चा स्टिल बर्थ यानी कि बच्चा पैदा होते ही बच्चे की डेथ हो जाती है। डिलीवरी बहुत आसानी से उन लोगों की नहीं हो पाती है। तो प्लीज़ कम खाएं और खाएं, सही खाएं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब खाना क्या है, अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि भाई खाना क्या है। देखिए सीधी सी बात है कि 4 बेसिक फूड ग्रुप्स, इसका बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है। फल भी खाना है, सब्जी भी खानी है, गोश्त भी खाना है, अनाज भी खाना है। ऑयल को कम रखिए, तली हुई चीज़ें खाना, पराठे खा लेना वक्त जहाँ पे आप पैन से ऐड कर सकते हैं
वो करें, जहाँ ग्रिल कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं वो करें, डीप फ्राई का ऑप्शन कम से कम रखें अपनी ज़िंदगी में। अब विटामिन ए की ज़रूरत बढ़ रही है तो भाई विटामिन ए की ज़रूरत बढ़ रही है, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। एब्सोल्युटली। अभी आपके पास जो है शकरकंदी आ रही है वो आप बिल्कुल ले लीजिए। उसके अंदर फॉलिक एसिड की ज़रूरत बढ़ती है, बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, उसके लिए तो सप्लीमेंट भी लेना है और उसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेना। जितनी भी सब्जियां होती हैं बहुत मासूम देखने में भी लग रही होती है और वजन भी नहीं बढ़ने देती है। इसीलिए हमारे जो शेफ़ हैं, शेफ़ जलाल को घास फूस बहुत पसंद है और वो हर वक्त हर खाने में ढेर सारा घास फूस डालते हैं। वैसे आई वाज रीडिंग इट समवेयर कि अगर आपको ज़िंदगी में पतला होना है, फिट होना है, हेल्दी होना है, जो मैं पतला कहती हूँ उसका मतलब ये होता है हेल्दी होना और फिट होना। पतले का मतलब बिल्कुल सूखा होना नहीं है। जो लोग जो ख़ास तौर पे ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा वेट वॉच करती हैं उनको होता है कि बिल्कुल सूखे पतले हो जाएं तो बहुत अच्छे लगेंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ कि जो हेल्दी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। द आइडिया इज़ कि जो आपका हेल्पिंग होता है प्लेट, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 30% प्रोटीन होना चाहिए और मेजरली ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होनी। प्लेट कैसी होनी चाहिए? प्लेट को आप डिवाइड कर लें, सर्कल में कर दिया, यूँ करके एक लाइन खींचे, इस तरफ आप वेजिटेबल्स का पोर्शन रख लीजिए। रॉ और कुक भी रख ले, मिक्स करके रख ले, लेकिन कुक का मतलब ये नहीं है कि तेल के अंदर उसको भुना जा रहा है। एब्सोल्युटली। हाँ, उसको स्टीम कर ले। उसके अंदर देखिए टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ तेल ही टेस्ट दे रहा है। तेल तो सारे टेस्ट नहीं देता। वैसे हर्ब्स टेस्ट देते हैं, बिल्कुल कुछ मसाले टेस्ट देते हैं, वो आप बिल्कुल उसके अंदर मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद जो इंटायर पोर्शन रह गया है ना, उसको भी बीच में से आधा करके तो फिर उधर एक तरफ स्टार्च आ जाएगा, नीचे की तरफ आपका गोश्त का पोर्शन आ जाएगा। यानी स्टार्च आप खा सकते हैं रोटी और चावल दोनों की सूरत में, लेकिन यानी क्वार्टर ऑफ अ प्लेट के अंदर। हम जो जिस तरीके से बिरयानियाँ डबल प्लेट की हेल्पिंग्स खा रहे होते हैं कि 2 लोगों का खाना खाना है, हरगिज़ वो नहीं है ना। निदा भी हंस रही है। निदा से भी इस हवाले से जरूर पूछेंगे क्या हमारी ज़हनी प्रॉब्लम है, हमारी सोच में, हमारे माइंडसेट पे। और यहाँ पे हमारे शेफ़ जो हैं वो आई थिंक अपना काम कर चुके हैं। शेफ़, इज़ इट डन? बस हो गया सायरा, ये चटनी आ गई है। हाँ, और अब जो केक्स थे वो भी रेडी हो चुके हैं। हाँ, मतलब केक कहें कि बिस्किट। ओह वेरी प्रिटी। ये आप अच्छे लग रहे हैं। वेरी टेम्पटिंग, वेरी टेम्पटिंग। निदा कह रही वेरी टेम्पटिंग। ये इस तरह से आपने ब्यूटीफुल। अच्छा, फिश एक तो कुक है अंदर से, और आपने इतने मज़ेदार इनको गोल बनाए। तो देखने में जितना खूबसूरत होगा, खाने में उतना जो है ना मज़ा आएगा। लेकिन इसको भी ये ग्रीन चिलीज ऐड किए, मिक्स करके खाएं। इनको भी कह रही है सैलेड के साथ मिक्स करके खाएं तो और अच्छा है। हाँ बिल्कुल। मिक्स ग्रीन अगेन घास फूस ज़्यादा हो जाती है, तो इस तरह से ग्रीन चिलीज के साथ इसको बेस में ग्रीन चिली और ऑन टॉप जो है इसके पार्सले, बेसल, रॉकेट और जो आप ऐड करना चाहें वो सारे आप इसके साथ ऐड करके। हाउ क्यूट, ब्यूटीफुल। इस तरह से इसको आप सर्व करें तो सिंपल मज़ेदार से नगेट्स, केक या बिस्किट, आप जो दिल चाहे इसका नाम दे दें, आपकी अपनी मर्जी। रेडी है। ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़बरदस्त शेफ, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। कोई मैसेज देना चाहते हैं शेफ खाने के बारे से ही दे दें? अच्छा खाएं, जो भी खाएं अच्छा खाएं और सेहत के लिहाज से खाएं, टाइम पर खाएं। सही बात। बेटाइम ना खाएं और ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। आबाद रहें। थैंक यू सो मच शेफ, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट निदा, जिनसे मैं सवाल छोड़ के जा रही हूँ कि ये जो हम खाने के हवाले से और ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों में मैं समझती हूँ, और ख़ास तौर पर जब वो ख़वातीन हामला हो रही होती हैं उस वक्त जो हमारी जहनी सोच है उसको क्या हो जाता है? ये क्या तुम्हारी जहनी तवाज़ुन कुछ प्रॉब्लम है? वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जब तक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे सोल्यूशन की तरफ आ नहीं सकेंगे। और जब मैं बात करती हूँ एक हामला खातून की, तो यहाँ सिर्फ हामला खातून नहीं होती, यहाँ पूरा ख़ानदान और ख़ानदान ज़माना होता है, तो उस पर भी बात करना है। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे पास फ़िश केक्स रेडी हैं, मेरे सामने पड़े हैं और बहुत टेम्पटिंग लग रहे हैं। इट्स लुकिंग वेरी नाइस। ज़रूर देखिए ये, आप प्लीज़ दिखा दें इनको जल्दी से। और फिर हम जब खाने की बात कर रहे हैं तो जो जहनी प्रॉब्लम्स हैं हमारे विद रिस्पेक्ट टू जो माइंड सेट हुआ है हमारा प्रेगनेंसी, ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी के हवाले से, क्योंकि आज हमारा ये टॉपिक है, तो हम निदा आपकी तरफ आते हैं। मुझे बताएं, ये जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उस बेचारी के साथ तो जो होता है तो वो होता है
उसको एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर भी दिया जाता है कि अब तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, और वो बेचारी उस प्रेगनेंसी के मूड में चले जाती है, उसके जोन में चले जाती है कि ओ अब मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा क्यों है? हमारे कल्चरल जो बैरियर्स हैं और कल्चरल और एनवायरमेंटल जो हमारे फैक्टर्स हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे ही एक औरत प्रेग्नेंट होती है और स्पेशली द फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है कि नहीं, बिल्कुल आराम करना है, कोई काम नहीं करना, सीढ़ियाँ नहीं उतरनी, सीढ़ियाँ चढ़नी नहीं है। और ये अच्छा यहाँ पे मैं कहूँगी दो एक्सट्रीम है वैसे जी, एक तरफ आपको ओवर पैम्पर कर दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसी औरत को गाँव में उसी तरफ आ रही थी, खेतों की तरफ मजदूरियाँ करवा रही। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रही थी कि आई हैव सीन सेवरल एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ मी कि जहाँ पर या तो बिल्कुल बहुत आराम पे रख, एक एक्सट्रीम दे दिया जाता है कि यू हैव टू रेस्ट, ज़मीन में ना आ जाए, बिल्कुल, और दूसरा एक्सट्रीम होता है कि उसको बिल्कुल रेस्ट नहीं दिया जाता। इतनी एग्जॉशन होती है कि कभी अबॉर्शन हो जाता है या फिर कोई ना कोई और इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पर। तो ये है। अच्छा, ये जो माइंड सेट है आज ऑफ कोर्स हम उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक ऑफ कोर्स मैंने वुमेन गेट्स प्रेग्नेंट या वो जब हामला होती है उम्मीद से होती हैं, तो उनका इमोशनल एस्पेक्ट भी बहुत बदलता है। बिल्कुल, मूड स्विंग्स भी ज़्यादा होते हैं। उस हवाले से अगर आप थोड़ा बताना चाहें। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि जब प्रेगनेंसी अकर होती है तो हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्राइंग स्पेल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। औरत को बिला वजह रोना आ रहा होता है, बिल्कुल, छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बहुत सेंसिटिविटी हो जाती है। छोटी सी बात, हस्बैंड ने थोड़ा सा टाइम नहीं दिया, वो बुरा लग रहा है, सास ने ये कह दिया, अम्मी ने ये कह दिया, फ़ौरन से बहुत ज़्यादा हर्ट होना लगती है। तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस जिसके थ्रू वो गो थ्रू कर रही होती है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो बहुत ज़्यादा, और लास्ट ट्राइमेस्टर जो बीच का सेकंड ट्राइमेस्टर होता है वो काफ़ी स्मूथ गुजर जाता है, लेकिन जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें यही होता है कि जल्दी से बेबी डिलीवर हो जाए, जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल, वो एग्जॉशन जो होती है उसकी वजह से, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो नॉजियाटिक फीलिंग होती है और इतनी फ्रस्ट्रेशन इसलिए ज़्यादा डेवलप हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे अगेन एक बात ज़रूर ऐड करना चाहेंगे कि हर इंडिविजुअल लड़की की और हर प्रेगनेंसी, एक लड़की की अगर मल्टीपल अलग अलग टाइम पे बेबीज़ हुए तो ऑफकोर्स वो भी डिफरेंट होता है। अगर आपका फर्स्ट बेबी में आपकी सो एंड सो हालत थी कि आपको बिल्कुल उल्टियाँ नहीं आई, हो सकता है दूसरे में बहुत आए, हो सकता है ना आए, तो ये कोई सेट रूल नहीं है। इट विल वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम ईच इंडिविजुअल टाइम। एम आई राइट? एग्जैक्टली, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा एंगल आ जाता है जिसमें हम खाने को भी लेकर आएंगे, शामिल करेंगे, और वो है द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। कहते हैं ना, दुनिया में आए अकेले आए, दुनिया से गए अकेले गए। जब सच में बेबी का टाइम होता है ना, उस वक्त भी आपको ऐसे ही लगता है कि, और ये मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कि बस आप हैं और वो हैं, बस खुदा की ज़ात और आप, और कोई नहीं है, और यू फील सो लोनली एट दैट टाइम। ऐसा लगता है कि ओनली यू आर गोइंग थ्रू एवरीथिंग, एग्जैक्टली, और नोबडी एल्स कैन अंडरस्टैंड यू, नोबडी नोज व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। ऐसा है? ऐसा बिल्कुल है। आई विल टेल यू अबाउट माय एक्सपीरियंस एज वेल। ऐसा ही होता है, क्योंकि उस वक्त जो पेन्स स्पेशली जो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी टेन्योर और प्रेगनेंसी के बाद का भी टेन्योर है, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें औरत बिल्कुल ड्रेन हो जाती है। उसको लगता है कि भाई कोई भी नहीं है, बच्चा स्पेशली आफ्टर डिलीवरी जो टेन्योर होता है उसमें बेबी को जितना लुक आफ्टर करना होता है, थ्रू आउट आपकी नींदें बर्बाद हो रही होती हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो तो पोस्ट है, बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि आपको जो डिस्कम्फर्ट आप गो थ्रू करें, चाहे वो नौजिए के साथ हो रही हो, would you agree with me? बिल्कुल, और कहा ही जाता है तुम अकेली थोड़ी हो। हाँ, अरे भैया बिल्कुल, हाँ तुम साथ हो, दुनिया ने सबने बच्चे पैदा किए, व्हाट्स अ बिग डील? इट इज अ बिग डील, बिलीव मी, इट इज अ बिग डील। आपको भूख लगे नहीं लगे, नौजिया आ रहा हो, कितना कुछ हो रहा होता है, और आपको ऐसा लगता है किसी को समझ नहीं आ रही। एसिडिटी, छोटी सी बातें कह रही हूँ, एसिडिटी वो भी आपको फील हो रही है, वो उस वक्त बहुत बुरी तरीके से फील हो रही होती है, एंड नो वन इज विद यू, नो वन अंडरस्टैंड्स। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो है आउट ऑफ एक्सपीरियंस बातें हो रही हैं, लेकिन इट्स ट्रू। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात यही है, और इसके लिए भी अब इंडिविजुअलाइज्ड काउंसलिंग होनी चाहिए। भाई हर आदमी दूसरा आदमी से मुख्तलिफ है, जो वो फेस कर रहा हो सकता है वो दूसरा आदमी ना कर रहा हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोग समझ रहे हैं इस बात को, थोड़ी चेंजेस तो आ रही हैं। व्हाट अबाउट एक जो मिसकंसेप्शन है ना कि हमने तो अपने ज़माने में ये खाए थे और ऐसा खाया, तो आज देखो तुम्हारे बच्चे ऐसे निकले, तुम लोग जो ये नहीं खा रहे हो इसलिए तुम्हारे बच्चे सही नहीं निकलेंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ ये खाओ। आपका दिल नहीं चाहता। आई वुड लाइक टू ऐड कि मक्खन का बहुत कहा जाता है कि घी खाना है, मक्खन खाना है, वो तो बहुत ज़्यादा भर भर के ना
ताकि जो है ना डिलीवरी में आसानी हो, ये जो कॉन्सेप्ट है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मक्खन तो आपको कितना मोटा कर देगा। बिल्कुल, मैं इस बारे में बोलना चाहूँगी। देखें, उस ज़माने की औरतें, फिर वही वाली बात है कि मशीन्स तो नहीं निकली थी ना, वो बैठ के काम भी कर रही हैं, अगर वो खा भी रही हैं तो उसको यूटिलाइज भी तो कर रही थी ना। अब कितना आप खा के कितना यूटिलाइज कर रहे हो, पहले ये तो देखो ना, पे उस जमाने में चीजें ऑर्गेनिक भी होती थी, और उस जमाने में चीजें प्योर भी, बहुत बड़ा रीजन है कि प्योर भी होती थी, हजम भी हो जाती थी, एनवायरनमेंट आपका साफ था। अच्छा, उस जमाने में ये होता था कि सादा खाने का भी रिवाज था। अब बहुत चेंजेस आ गई हैं। अब सादा खाने से ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ वाली चीज़ें भी पसंद आती हैं, पिज्ज़ा भी खाना है, ये भी। वैसे ही आप ओवरऑल कैलोरीज को अपने बढ़ा रहे होते हो, फिर इन सोर्सेज से भी बढ़ाओगे तो आप कहाँ तक आपका वजन जाएगा। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं पुराने ज़माने से। आप हम कंपैरिजन अगर करें तो इस तरह से नहीं हो सकता। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो लोग जो उम्मीद से होते हैं वो ये हमेशा समझते हैं कि जब तक हम अपने साइज से 10 गुना ज़्यादा बड़े ना हो जाएं, ऐसा लगेगा नहीं कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो क्या ज़रूरी है लगना? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई ज़रूरी क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, कि बाय द एंड ऑफ इट सारा का सारा वेट औरत को चढ़ जाता है, बच्चे के अंदर कोई खास बॉडी वेट में फर्क नहीं आता है। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है। तो फिर ये कह देना कि बस सब कुछ खा लो और सब कुछ ये कर लो। बिल्कुल, मैं इस बारे में कहना चाहूँगी कि वेट की भी अब कैटेगरीज है। ऐसा नहीं है कि जितना दिल चाहे बढ़ा लो। वही मैंने कहा कि पहले कितना, जिनका पहले से ही वजन ज़्यादा है, बल्कि अब कहा यह गया है जो अमेरिकन गाइडलाइंस है, जो बहुत ज़्यादा ओबीस होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मोटी ख़वातीन होती हैं, उनके लिए तो बस 4 से 5 केजी भी उनके लिए एक बना दी गई है। बिल्कुल, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो अंडर वेट हैं, हाँ, उनके पास चांस है कि 13-14 किलो तक वो बढ़ा रही हैं। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट ज़रूर तहमीना आप ऐड करिएगा कि ज़रूरी नहीं है इंसान जो ओबीस हो उसका होमोग्लोबिन सही हो, उसका विटामिन डी सही हो। अब इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी किन न्यूट्रिएंट की स्पेसिफिकली ज़रूरत है, इसको सोचे। आयरन की ज़रूरत है, ठीक है, चाहे वो मोटी हो, पतली हो, अंडर वेट हो, उसको भी ज़रूरत है। तो यहाँ तो फिर हमें वी हैव टू गो टू अ प्रॉपर डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट, ताकि वो आपको पहले प्रॉपर टेस्ट करे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज अ मस्ट। हाँ, बिल्कुल, ये ज़रूरी है। सारे टेस्ट होना ज़रूरी है। जब प्रेग्नेंट हो उस वक्त भी ज़रूरी है, बीच के भी तमाम चीज़ों में ज़रूरी है कि पहला ट्राइमेस्टर गुजरे उसके बाद ज़रूरी है, आखिर में हीमोग्लोबिन का चेक होना ज़रूरी है। और अगर खिलाना ही है ना घर में, तो गोश्त की बनी हुई चीज़ खिला दो, ठीक है। फल ला के आप उसको दे दें प्रेग्नेंट लेडी को, अगर आपको उसको खिलाना है तो उसको हेल्दी चीज़ें ला के दें, कोई तली हुई चीज़ें ना दें जो सिर्फ वजन बढ़ा रही है। और न्यूट्रिशन हो के खून भी बढ़े, और एक्चुअली वजन नहीं होना चाहिए, बाकी चीज़ों पर ज़्यादा लगना चाहिए। तो सेंसिबल ईटिंग, बिल्कुल सेंसिबल ईटिंग, और बच्चे की भी डेवलपमेंट हो रही है, बच्चे को तमाम ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है। आपने फल ला के खिलाया, दूध बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध माएँ पीती नहीं है, आखिर में ये होता है कि हड्डियों से उनकी कैल्शियम निकलना शुरू होता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ वो जा रही होती है। बिल्कुल, हम ख्याल नहीं रखती हैं अपना। बिल्कुल, वो और पता है मजे की बात, हम प्रेगनेंसी में तो चलो फिर भी खा पी लेते हैं बच्चे का सोच के, द मोमेंट बेबी पॉप्स आउट, उसके बाद हम कोई अपना ख्याल नहीं रखता। और फिर कमर में दर्द और ये और वो। वैसे जब कमर की दर्द की बात करूंगी ना, तो यहाँ पे एक पंजीरी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा हमारे फैमिलीज में भी, हमारे सिस्टम में, सोशल सिस्टम में पाया जाता है कि हमारी जो सासें होती हैं, हमारी जो माएँ होती हैं, हमने पंजीरी खाई थी तो आज हमारी हड्डियों में दर्द नहीं है। इस हवाले से मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, लेकिन वक्त हुआ है चूँकि एक ब्रेक का, तो मैं ब्रेक पे जाऊँगी और हमारे साथ एक और बहुत ही ख़ास मेहमान है जो आने वाली है, हमें ज्वाइन करेंगी। तो कहीं ना जाएगा, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारी तीसरी मेहमान भी आ चुकी हैं। जब, और आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है इनका जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है या उम्मीद से होती है, क्योंकि शी इज़ द गायनेकोलॉजिस्ट। जी हाँ, जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तभी बहुत सारी असेसमेंट्स हो रही होती है, पता चलता है कि आपके अंदर क्या किन किन चीज़ों की कमी है, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। वो एक ऐसी शख्सियत होती है जिनसे हम जाके अपने सारे बातें, सारी हमारी एप्रीहेंशन, सारे मिसकनसेप्शंस हम पूछ सकते हैं। और अगर वो इतनी अच्छी हों जैसे कि हमारे सामने हमारी डॉक्टर बैठी हैं, तो वो आराम से, इत्मीनान से आपको आपके सारे मसलों के जवाब भी देंगी। लेट्स वेलकम ऑन द सेट विद अस वी हैव डॉक्टर निगत शाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर? आई एम गुड सर, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर निगत। डॉक्टर निगत, बातें तो अभी हमने बहुत सारी की, लेकिन अभी एक बात हम ब्रेक पे जाने से पहले कह रहे थे रिगार्डिंग पंजीरी। तो पंजीरी पे हमारे पास यहाँ पे क्लिनिकल डाइटिशियन मौजूद हैं तहमीना, वो हमें बता रही थी रिगार्डिंग पंजीरी। तो पंजीरी खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए?
देखिए पंजीरी बनाने का पहले तो देखें प्रोसेस क्या है, ठीक है। प्रोसेस में कितनी सारी चीनी उसमें डल रही है, असली घी उसके अंदर जा रही है, उसके अंदर आपने ऐसी चीज़ें डाल दी जो सिर्फ कैलोरीज दे रही हैं, बाकी न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे जी। बहुत सारे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। इस बात को समझें कि सिर्फ हमें तेल चीनी से अपनी ग़िज़ाइयत नहीं लेनी है, हमें फल से भी लेनी है, सब्जी से भी लेनी है, ठीक है। अगर हड्डियों को मजबूत करने की बात है तो मैं पोस्ट प्रेगनेंसी या इवन बिफोर प्रेगनेंसी वो क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती हूँ जिससे मेरी हड्डियाँ वैसे मजबूत हो जाए और तकलीफें ना हो? हाँ, सबसे पहले तो कैल्शियम, जो दूध दही, ठीक है, वो बहुत अच्छा सोर्स है। दूध और दही की बनी हुई तमाम चीज़ें, ठीक है, वो आपने लेनी है। साथ में आपने मल्टीविटामिन ज़रूर लेना है। वो एडिशनल नीड तब पूरी होती है जब आप उस वक्त ग़िज़ा के साथ साथ आप उसके जो बाकी सोर्स हैं डाइटरीज उसको भी आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि अगर आपने लेनी भी है ना पंजीरी, तो फिर उसके असल में होता क्या है कि उसमें गोंद मिली हुई है, मखाने मिले हुए हैं, 4 मगज़ है, उसकी एक बड़ी हिकमत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहमियत और डाइटरी भी कि उसके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड आप लें, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा इसको भून के चीनी और घी के साथ बना के मत, क्योंकि खास तौर पर वो ख़वातीन हैं, आई एम श्योर डॉक्टर निगत वुड एग्री विद इट, कि अगर किसी को गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, अगर वो कंटिन्यू करते बेबी के बाद तो गारंटीड डायबिटीज़ हो सकती है। ये तो आई थिंक हम लिख कर भी देने को तैयार है। डॉक्टर निगत, पंजीरी, आर यू ओके विद पंजीरी, आर यू नॉट ओके विद? नहीं, एब्सोल्युटली आप इसे राइट आउट नहीं कर सकते कि नहीं खाना। मॉडरेशन में तो हर चीज़ लेनी चाहिए, प्रोवाइडेड हर इंसान का अपना यूनिक कंडीशन, अपना आपका, अगर आपको पता है कि आप प्री डायबिटिक हैं, आपको प्रेगनेंसी में ये रहा है, आप बहुत ज़्यादा मत लें। देखिए असली घी में भी आपके पास अनसैचुरेटेड फैट है विच इज़ गुड फॉर यू। आप बहुत ज़्यादा चीनी मत लें, आप ऑयल को कट डाउन कर दें, आप घी को थोड़ा कट डाउन कर दें, आप शुगर को कट डाउन कर दें, और जो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स वाले आप लें, वो लें, इट इज़ नॉट बैड, इट इज़ नॉट बैड, बट मॉडरेशन में लें और आप मॉडिफाई कर लें। ज़रूरी नहीं है कि वो जो फुली लोडेड घी बिल्कुल ऊपर इम्प्रोवाइज ऑन द रेसिपी, बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। और अगर इतना एक्सपीरियंस है, प्लस ये कि जो आपको बना कर दे रहा है, जो आपके लिए ऑर्डर कर रहा है, जो आपको उसको थोड़ा सा ख्याल रख लीजिए, ठीक है बनाया है तो उनका भी दिल रख लीजिए। इट्स नॉट बैड, इट इज़ नॉट बैड। अगर आप इसमें से फैट और शुगर को थोड़ा सा कम कर दें, बाकी उसमें नट्स में तो न्यूक्लिक एसिड वो अच्छा है। मेरी अम्मी बिल्कुल ऐसे, मेरे लिए मैं ऐसे ही बनवाती थी अपनी अम्मी से, कह के बिल्कुल, हाँ, कि घी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कम और चीनी और बाकी चीज़ें बहुत सारी, 2-3 टेबल स्पून खा ली। दैट्स ग्रेट। अच्छा डॉक्टर निगत, वैसे आई एम श्योर आपके बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करके तरह तरह की चीज़ें सोच के आते होंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक एंगल निदा के साथ भी शेयर हो रहा था कि हम सब बहुत अकेला फील करते हैं और हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होता है। Exactly. अगर आपके पास 5 बच्चे भी पहले हो, छठे बच्चे में यू विल फील लाइक यू आर डूइंग इट ऑल ओवर अगेन एंड यू आर लॉस्ट। मेरे तीसरे वाले पे मैं बाकायदा अपनी डॉक्टर के पास एक पूरा पर्चा लिख कर गई थी कि आई एम सॉरी, आप सोच रही होंगी कि मैं तो इतनी एक्सपीरियंस मॉमी हूँ, लेकिन व्हाट्स रॉन्ग विद मी, बट आई वांट यू टू आंसर मी ऑल दीज क्वेश्चंस। तो मुझे बताएं वो सवालात, बेसिक सवालात आपके पास क्या ख्यालात लेकर आते हैं? अमूमन फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है, सेकेंड को तो फिर आपको एक्सपीरियंस्ड है, इतना हम लिफ्ट नहीं कराते। फर्स्ट में ये होता है कि जितने भी क्लोज रिलेटिव्स होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस आपके ऊपर वो करना, एंड इन अ गुड वे, वो कोई बुराई उसमें नहीं है, आपके उसी के लिए करना चाहिए, लेकिन जितनी वो उतनी बातें। हाँ हाँ बिल्कुल, हर कोई आपको गाइड कर रहा होता है। बेहतर है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से, फैमिली फिजिशियन से, उनसे डिस्कस करें अगर आपके माइंड में कोई एप्रीहेंशन है, आप कुछ मालूम करना चाह रहे हैं। डॉक्टर निगत, आप तो सिर्फ फैमिली की बात कर रही हैं या दोस्तों की बात कर रही हैं, आजकल एक हमारे पास गूगल भी आ गया है। ओह यस, गूगल डॉक्टर मुझ समेत बहुत ज़्यादा कुछ भी होती, खांसी भी होगी, फौरन गूगल कर लिया, और कई दफ़ा इतना कुछ लिखा होता है वी गो क्रेजी विद ऑल दैट। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी गलत भी लिखा होता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो उसकी वजह से भी आपके जहन में और बातें आती कि अच्छा शायद मुझे ये भी तो नहीं हो रहा, ये भी तो ऐसा भी है। और कोई के 1 in 100,000 में कोई एक चीज़ हो रहा है तो आप उसी को पकड़ के बैठ जाते, अपने दिल में बिठा लेते हो। कि जैसे कि अब चांद गिरहन सूरज गिरहन पे बात हो रही थी कि कैंचीज़ का कोई काम नहीं करना, घर से बाहर नहीं निकलना, कुछ खाना पीना नहीं है, चाहे आपको डिहाइड्रेशन हो जाए, आपको डायरी हो रहा, नहीं कुछ खाना पीना नहीं है क्योंकि ये ल्यूनर और सोलर इक्लिप्स है तो इसमें कुछ नहीं, नो दिस इज़ नॉट गुड। क्योंकि मैं बहुत शोज़ कर चुकी हूँ और इतने लोग, इतनी तरह तरह की बातें भी यहाँ होती हैं, तो अपने सवाल में मैं हमेशा 2+2 करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। ये सुना है क्योंकि वी आर ऑल मेड ऑफ वाटर एज वेल, पानी का कॉन्टेंट एंड एनर्जी इज देयर,
हम सबके अंदर भी एनर्जी है, इस कायनात में एनर्जी फ्लो करती है। तो ये बोला जाता है और ये समझा जाता है कि अगर जब सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स होता है, जैसे कि हमें पता है कि जब अगर चांद की जैसे तारीख बढ़ती जाती है तो वो 14 पे आती है, तो वैसे वैसे आपकी वेव्स भी बढ़ती हैं। सिमिलरली चांद के साथ साथ आपकी जो पीक आवर्स होते हैं उस पर आपकी टाइडल वेव्स बढ़ी हुई होती हैं। एक तरफ ये रखते हैं, दूसरी तरफ हम अपने आप को देखते हैं कि वी आर मेड ऑफ वाटर। बच्चा जिस पानी के अंदर होता है वो भी एक किस्म का पानी का ही फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड। अब यहाँ पे बोला ये जाता है कि जब सोलर इक्लिप्स होता है या लूनर इक्लिप्स होता है तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस आती है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि हम अवॉइड कर लें सर्टन एक्टिविटीज़ जहाँ पे फॉर एग्जांपल सिजर कटिंग है या छुरी का इस्तेमाल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं? दिस इज अ मिथ, प्लीज एक्सक्यूज मी। नो, दिस इज नॉट एब्सोल्युटली। जो रेज हैं जो कि सोलर इक्लिप्स पर, व्हाई ओनली प्रेग्नेंट वुमन? जो नॉन प्रेग्नेंट है उनके लिए भी है ना कि आप एक्सरे की फिल्म ले और उसके थ्रू, बिकॉज वो रेटिना को डैमेज कर रहा है। वो आपकी रेटिना को उस कितनी देर का होता है इक्लिप्स, कितनी देर का है ना, लेकिन कटिंग और ये अगर आप लेबल कर दोगे इट इज़ नॉट, इट इज़ अ मिथ ओनली, इट इज़ अ मिथ। जो रेज हैं वो ज़रूर नुकसान पहुंचा रही है क्योंकि एक खास एंगल से आ रही है, बेसिकली आप बाहर ना निकलें। बिल्कुल, अगर आप थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर लें तो वो ये देखो बेसिकली ये है कि वो साइंस ने प्रूव कर दिया है कि ये बेबी के लिए नुकसानदेह नहीं है। ये तो जो नॉन प्रेग्नेंट है उसके लिए भी कि अगर आप डायरेक्टली लुकिंग इनटू द सन, जो कि मना किया गया है, डोंट लुक, ये तो किसी भी इंसान के लिए है क्योंकि वो रेज है। एज पर योर ओपिनियन, एज पर साइंस, आप कह रही हैं कि हरगिज इसका कोई कटिंग और उससे कोई वो नहीं है। क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं ना कि चूंकि काटा था तो लिप कट गया बच्चे का। ये मैंने बहुत सुना है। दिस इज जेनेटिकली एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट, इट हैज एब्सोल्यूट। तो जिन लोगों ने सोलर इक्लिप्स नहीं देखा, उनकी प्रेगनेंसी में नहीं गुजरा, ये तो सालों में एक दफ़ा होता है ना, तो जो इतने बच्चे हो रहे हैं उनके क्यों हो रहा है? नहीं तो कहते हैं कि उनकी अम्मा ने ये काटा था या ये कैंची से ये मतलब ये कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी कुछ काम ना करें, नाइफ एंड सिजर्स। नहीं, ओनली ड्यूरिंग दिस टाइम। नो, यू नो कि साल में कितनी दफ़ा सोलर इक्लिप्स हुआ और एक पेशेंट ऐसा जिसकी प्रेगनेंसी में आया ही नहीं इक्लिप्स, उसके भी बच्चा हुआ, तो वो अच्छा, तो जब हुआ तो फिर यानी ये दिस इज प्रूवन रॉन्ग देन। यस, इट इज, वी हैव टू मेक श्योर। लेकिन अगेन मैं तो हमेशा, वैसे सच्ची बात है, जब आप प्रेग्नेंट होती है ना तो आपको हमेशा ये होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस, इट इज। अवॉइड कर लेने से कुछ हर्ज नहीं है, करके देखना, आजमाने का मकसद क्या। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें आपकी सोच से भी कनेक्टेड होती हैं। बट यू नो, आप इसे लेबल नहीं करो। नहीं, लेबल ना आप इतने जब इतना मीडिया पे इतने लोग देख रहे हैं तो हम गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि साइंस में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कटिंग और उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स प्रूवन अदरवाइज। लेकिन अब सोच के ऊपर अगर बात करते हैं हम जो सोचते हैं वो होता है। हाँ, दिस इज अ कोइंसिडेंस। यस, हो सकता है ना कि आपने ये सोचा। अच्छा, इसमें मैं पूरा एक शो कर सकती हूँ और मैं डॉक्टर निगत को भी बुलाऊंगी कि इज देयर सच अ थिंग एज कोइंसिडेंस और इज एवरीथिंग प्री डिटरमिन्ड। ये भी एक शो बहुत अच्छा निकल सकता है वैसे डॉक्टर निगत। लेकिन जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का, क्योंकि बोलते हैं अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, खुदा ना खास्ता बुरा सोचोगे तो बुरा होगा, ये एक डर और खौफ वाला एलिमेंट भी होता है कि थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचो। यहाँ पे मैं ज़रूर एक बात पूछना चाहूँगी कि एज पर साइंस, हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं, निदा से आप मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा, ब्रेक पे जाने का टाइम हो गया है, कि अगर एक औरत प्रेगनेंसी में एक सर्टन डिप्रेशन या स्ट्रेसेस में गुजारती है, क्या बच्चे पे कोई असरात आते हैं? क्योंकि सुना मैंने ये है कि बच्चा पेट में भी माँ बाप को या माँ की आवाज़ भी सुन सकता है, बाप की आवाज़ भी सुन सकता है, म्यूजिक सुनता है उसको। साइंस इज प्रूवन दैट, राइट? तो इस पे भी बात करेंगे कि क्या असरात होते हैं और क्या उसकी फिजिकल बीइंग में भी कोई फ़र्क आ सकता है इस चीज़ की वजह से, या इमोशनल में ही आता है। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एवरी टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्रेग्नेंट वुमन और अगर बच्चे की खलकत की बात करते हैं तो मुझे ये बहुत मौजज़ा नज़र आता है। इट्स अ मिरेकल दैट इज़ हैपनिंग एवरी डे। कुदरत की क्या शान है। आई मीन लाइक लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक एंड कंटिन्यू आवर डिस्कशन राइट आफ्टर दिस। Welcome back once again.
हमारे यहाँ माशरे के बहुत प्रेशर्स होते हैं, ससुराल वालों के, मियाँ के इश्यूज़ होते हैं, घर में झगड़े होते हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे घर के काम, बाहर के काम, मियाँ के साथ नहीं बनी, पैसों का टेंशन, डिप्रेशन। तो मुझे बताएं निदा, क्या माँ का जो इमोशनल कंडीशन है या इवन फिज़िकल कंडीशन है, अगर माँ पिट रही है तो क्या बच्चे में वैसे अपेरेंटली चेंजेस आती हैं, डिफरेंस आएगा? देखिए, अगर मदर कुछ भी एक्सपीरियंस करती है इमोशनली, चाहे वो हैप्पी है, चाहे वो सैड है, चाहे वो गुस्से में है, फ्रस्ट्रेशन है, वो सारा इम्पैक्ट जो होता है वो बच्चे की डेवलपमेंट पे पड़ता है। डेफिनेटली पड़ता है। डेफिनेटली पड़ता है। ओके, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मदर थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी अगर वो खुश रहे तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है। रादर कि अगर वो ज़रा सा भी कोई कॉन्फ्लिक्ट, एक छोटी सी मिसाल है, अगर वो अपने हस्बैंड से भी एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है तो वो इम्पैक्ट, वो स्ट्रेसफुल ज़रूर होगी वो सिचुएशन में, और वो जो उसका रोना होगा, डिप्रेस होकर रोना जो होता है, वो बच्चे पे इम्पैक्ट डालता है। वो तो कॉमन भी ना, जैसे भी हम बात कर रहे थे, बहुत सारे घरों में झगड़े भी होते हैं, मसले भी होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होती है। अब ये मैं कह दूं कि 9 महीने मियाँ जो है खामोश रहे, बस जी हजूरी करे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देखिए, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट मार्स पे होता होगा। मार्स में जाना पड़ेगा। वो तो पॉसिबल। अब मुझे बताएं, बीच में हमें वी हैव टू कम टू अ वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल, कि मुझे बताएं अब कि औरत, प्लस एज वी आर अवेयर कि औरत बहुत इमोशनल भी होती है डॉक्टर ने कहा ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, बहुत ओवर इमोशनल होती है, फिजूल बात को भी उसको बहुत बड़ी लगेगी। ऐसे ही बड़ी भी छोटी मुस्तकिल नहीं होना चाहिए। मुस्तकिल अगर औरत इस फेज में रहे तब होगा। ये हुआ कि आज झगड़ा हुआ, अब ये तो नहीं ना कि 9 महीने चले जा रहा है, वो तो होके खत्म हो गया। छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग कर रही है बहुत ज़्यादा तो फिर इम्पैक्ट बहुत बुरा होगा। अब क्या करना चाहिए? उसमें डेफिनेटली कैथारसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक बीवी को शौहर से या फिर वो कोई भी जिस पे वो रिलाई कर सकती है, उसके लिए कैथारसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेंट आउट करे, बात करे, जितना ज़्यादा वेंटिलेशन होगी, गायनेकोलॉजिस्ट के पास हो, अपनी डाइटिशियन के पास जाती हो, क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट के पास जाना समझा जाता है कि पागल ही है जो जा रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा इट्स अ फ्लॉड आइडिया, एंड आई पर्सनली फील, आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट एंड बाकी जितने लोग होते हैं इस पूरी फील्ड में, वो आधे से ज़्यादा काउंसलर तो वो खुद भी बन जाते हैं। तो वैसे व्हाट अबाउट दोज गायनेकोलॉजिस्ट जिनके पास टाइम नहीं होता है डॉक्टर निगात, वो एक वक्त में 5 पेशेंट्स रखती हैं एक कमरे में, और वो घोड़े बिल्ली की तरह एक 1 2 3 एग्जैक्टली, और पेशेंट डज नॉट फील कंफर्टेबल व्हेन देयर आर 4 अदर पर्संस। आप हर बात नहीं बता सकते सबके, 4 स्ट्रेंजर्स के सामने नहीं, आप उस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, ऑब्वियसली आप उसी के पास जा रहे हो। लेकिन 4 अलग फैमिलीज से 4 और पेशेंट बैठे हैं, लेकिन आप हो, मैं या कोई भी, हम कभी ओपन अप नहीं होंगे। हमने पेशेंट इतनी लंबी लिस्ट लेकर आती है, उसमें से मुझे वो देख रही है कि द डॉक्टर इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, वो शायद 2 बातें भी ना डिस्कस करें। सही बात है, वो नहीं कर सकती है। और प्लस जब स्ट्रेंजर सामने बैठे होंगे तो ये तो इतनी आपकी पर्सनल थिंग, वेरी ट्रू, जो कि आप ओपन अप ही नहीं हो सकते किसी के सामने। इवन एट टाइम्स आपको लगता है कि शायद हस्बैंड को बाहर भेजने भी, शी इज़ नॉट ओपनिंग अप, शी हैज़ सम प्रॉब्लम, कुछ है जो कि इसके बगैर डिस्कस करना चाहिए। तो मुझे बताएं, आपके पास हम श्योर ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, और आपको ऐसा शक पड़ता है कि यार ये गिरी नहीं थी, कुछ कहानी में ट्विस्ट है। वहाँ अगर आप हस्बैंड को बाहर जाने को कहते हैं और आप पूछते हैं, तो आप क्या हस्बैंड को भी काउंसिल करते हैं आप लोग? यू नो, हम डायरेक्टली क्या, डायरेक्टली तो आप कभी नहीं कर सकते, बिकॉज़ शी हैज टू गो बैक होम and she'll face that exactly कि तुमने बता दिया। बिल्कुल, हाँ, उसको तो वो फिर consequences फिर उसी को ही फेस करना पड़ेगा। लेकिन किस तरह किया जाता है? अगर इस तरह आप समझते हैं कि कहीं पर हो रहा है, तो आप हस्बैंड को इतना कह सकते हैं कि शी नीड्स योर अटेंशन, और ये वो टाइम है कि ये बच्चा आपका कैरी कर रही है, जो कुछ इमोशनल इसमें से जा रही है, इसका इफेक्ट आपके बच्चे के ऊपर। आप ये बताते हैं कि अगर गॉड फॉरबिड ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है तो बच्चे को ये मसला भी हो सकता है, माँ की सेहत को भी मसला हो सकता है? माँ की सेहत को तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं, बट बाय श्योरिटी कि हाँ आपके बच्चे को ये वी कैन नॉट से। हाँ, पेशेंट खुश होती है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, अच्छा फील करती है, बच्चे के ऊपर उसका अच्छा इफेक्ट है। आप म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, बच्चे को उसका इफेक्ट होता है, जब पैदा होता है वही म्यूज़िक आप सुनाएं तो बच्चा काम डाउन, यस बिल्कुल कर सकता है। That's amazing. That's a very good tip as well कि आजमाएं, सही आजमाएं, बच्चा सुकून में, माँ सुकून में। मतलब हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि फिजिकल वायलेंस हुआ है, ये भी कैन नॉट।
अच्छा, और बहुत सारी चीज़ें प्रेगनेंसी से एसोसिएट होती हैं, फॉर एग्जांपल जो कि हमारे मज़हब में भी हमें बताया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग बेसिकली उसको प्रैक्टिस करते हैं। मसलन कि बाहर ना जाया जाए रात के टाइम पे, दरख्त के करीब ना जाए, जिन चिमट जाएगा, बहुत सारी ऐसी बातें की जाती हैं। खुशबू लगाने पे खुशबू ना लगाएं, तो सोचो बदबू में रहे ना। नहीं नहाए, वो कहते हैं कि जब ये सोलर इक्लिप्स ना उसमें ना नहाएं, कि जो आपकी बॉडी का डर्ट है वो अंदर से, तो अल्लाह ने बड़ा प्रोटेक्टेड रखा हुआ है बच्चे को। और रात को जो है, रात के टाइम पे ना नहाया जाए, ठंड लग जाएगी, बच्चे को ठंड लग जाएगी। हाँ, बच्चे को फ्लो हो जाएगा, सीरियसली। ये कैसे होगा पेट के अंदर फ्लो? अच्छा, सीरियसली ये मेरे साथ कैसे होगा बच्चे को पेट के अंदर फ्लो? नहीं हो सकता ना ये, तो ना कहें ऐसे। अच्छा, और आपने पानी के प्याले के बारे में भी कुछ बताया था। मतलब ये कहते हैं कि मेरी अम्मी कहती थी कि उन्होंने तो ऐसे देखे हैं वाक़यात, देखेंगे जिन्होंने कटोरे में पानी पिया तो कटोरे जैसी आंखें। हाँ, तो कटोरे जैसी आंखें। सायरा, I wish कोई ये कटोरा जेनेटिक्स को चेंज कर। लेकिन सायरा, आप वो जो बात कह रही थी ना कि हम जो सोचते हैं उसका एक इम्पैक्ट होता है, तो वो वाली बात है कि हो गया होगा किसी एक के साथ, तो फिर लोग होते हैं ना कि एक वाक़ये को बेस बना के वो होता है कैसे, जैसे कि डॉक्टर ने कहा कोइंसिडेंस कि भाई किसी ने अगर नारियल खा लिया, उनका फैमिली में नहीं होगा कोई गोरा, मगर उनका गोरा बच्चा हो गया तो लोगों ने रिलेट कर लिया। अभी हम आपसे तो पूछूंगी, लेकिन डॉक्टर ने कहा गोरा करने का कोई बगैर क्रीम के कोई है तरीका कि नारियल खा लो, आम खा लो? नथिंग। अच्छा, मुझे मना किया था भाई जामुन और फालसे नहीं खाना, काला हो जाएगा बच्चा। अच्छा, फिर तुमने आयरन नहीं खाया, डॉक्टर ने कहा प्रॉमिस। यू नो द मिथ इज आयरन का कहते हैं जामुन, और इसका नहीं, आयरन। पेशेंट इंजेक्टेबल, शी इज 6 ग्राम्स 5 ग्राम्स हीमोग्लोबिन, प्रेगनेंसी में अभी हैं, 5-6 मंथ्स हैं, आपका ये पूरा हो सकता है। आप इंट्रावीनस पैरेंटल आयरन ले लो। नहीं, इससे बच्चा का, ये काले रंग का इंजेक्शन है, ये खून में जा रहा है, इससे बच्चा काला हो जाएगा। नहीं, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दें, हम ब्लड नहीं। ये तो एवरी थर्ड पेशेंट विद एनीमिया वो कहेगी नहीं हमें आयरन नहीं, ब्लड करवा दीजिए, इससे तो बच्चा काला हो जाएगा। तो दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस, हर दूसरा। ये सोच गलत है। आयरन से इंसान का बच्चा अच्छा होगा, गोरा होगा, खूबसूरत होगा, पूरा भरपूर। आई मीन लाइक आयरन तो चाहिए, बगैर आयरन की कैसे बच्चा पैदा होगा यार, आप सोचिए। आई मीन ओ माय गॉड। वक्त हुआ एक ब्रेक पे जाएंगे। वैसे ये पूरे जो मिथ है कि नारियल खाएं या और क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, खास तौर पे फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे होते हैं और हर किसी की बात सुन रहे होते हैं, और बिलीव मी बहुत टॉर्चर समझ आता है ये। फिर सेकंड पे आप और ढीले होते हैं, तीसरे में आप बोलते हैं यार रहने दे, सब खाएंगे हम, और सब नॉर्मल होता है। वही बात है, सब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। और फिर हमें ऐसे तो नहीं बोला ना कि नमाज़ें पढ़ो और दुआएं करो। एक बात मैं बताना चाहूँगी, मैंने सूरह यूसुफ पढ़ी थी और वाकई उसका असर देखा, असरात हुए हैं उसके। बिल्कुल, बच्चे उसके हमेशा होते हैं वैसे। सूरह मरियम, सूरह यूसुफ बहुत ज़्यादा पढ़नी चाहिए। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, किसने नारियल खाया था अपनी प्रेगनेंसी में? मज़ेदार बात होती है, बच्चा पैदा होता है, माँ की जब आँख खुलती है या अगर माँ जाग रही है, सबसे पहले पूछता है कि कैसा है, गोरा है कि काला है। आई मीन लाइक ये जो हमारे यहाँ काले गोरे होने की कॉम्प्लेक्स है, अल्लाह जाने ये पता नहीं कब ख़त्म होगा। लेकिन फिर प्लीज़ बता दें आप आज फाइनली तमीना कि क्या नारियल खाने से बच्चा गोरा हो जाएगा, आम खाने से बच्चा गोरा हो जाएगा? देखिए, अच्छी न्यूट्रिशन से तो बच्चा हेल्दी होगा, वो प्यारा ही लगेगा। अच्छा जी, मुझे बताएं तमीना, एक तरफ तो हमने नारियल की बात कर दी, दूसरे मुझे बता दें बाकी ये जो फालसे और जो जामुन वगैरह, उसका क्या है साइंस? देखिए, ये वाली बात है कि अच्छी चीज़ को आप खाने से रोक रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन बार बार हम कह रहे हैं कि मिथ है जो लोगों में फैलती गई है, और कोई एक केस उनकी फैमिली में किसी का हो जाता है, उसको बेस बना के लोग पूरा उसके ऊपर चलने लग जाते हैं। तो ये कह देना कि बच्चे की जो रंगत है वो खानदान पे, जीन्स पे ही जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लें, आपको अपनी एंड से अच्छा खाना है। हाँ, सही है, डॉक्टर ने कहा अच्छा खाइए और अल्लाह ताला से दुआ करें, और ये कि बच्चा एक हेल्दी सेहतमंद पैदा, और उस पर खुश हो कि अल्लाह ताला ने आपको एक सेहतमंद बच्चा दिया जिसके हर चीज़ ठीक है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, ये तो ये भी एक बात होगी। अब एक और बात एंगल से खाने के हवाले से बात करेंगे। बहुत सारी ख़वातीन भुना हुआ ज़ीरा और ऐसी चीज़ें खाती हैं राइट आफ्टर प्रेगनेंसी ताकि बेबी के लिए दूध आ सके, तो ये भी है कोई कॉन्सेप्ट या ये भी एक मिथ है? नहीं, देखिए,
ऐसा है कि हर्ब्स का कुछ ना कुछ तो रोल होता है, लेकिन अभी इतनी साइंस ने इस तरह की रिसर्चेस नहीं की कि वो प्रूवन हो जाए। ये डॉक्टर निगत से भी हम पूछेंगे। दो तरह के एक बिलीव्स होते हैं। हाँ, आई हैव सीन, बट नॉट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इन द एंड जब लैक्टेशन की जब ज़रूरत है तब कीजिए ना, क्योंकि नेचर तो तैयार कर रही होती है ना। देखो ये जो गाय भैंस और कैमल, ये सब इन सब के लिए अल्लाह ताला ने ये तो नहीं खा रहे, अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है कि जैसी प्रेगनेंसी उसकी आपका जो वेट गेन हो रहा है, आप फैट डिपॉजिट करो। ये सब हमारे यहाँ तो जब मेहमान आता है तब हम अलमारियाँ खोलते हैं। नेचर है जो कि बच्चे के आने से पहले हर चीज़ का इंतजाम कर रही है, हर पहले दिन जो दूध मतलब नहीं होगा, लेकिन तीसरे दिन होगा, चौथे दिन होगा, तो हमारी माएँ पहले दिन डेस्परेट होकर वो चाह रही होती है कि पहले दिन ही हो जाए, पहले दिन इतना हो जाए कि बच्चा पूरा एक ग्लास पी ले ना। इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा डॉक्टर निगत, यहाँ पे एक एंगल आता है जहाँ पे कहा जाता है कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा, बच्चे को पूरा नहीं हो रहा, टॉप फीड पे लगाना ज़रूरी है। ये शुरू कहाँ से होता है? यहाँ तो ये कि वर्किंग वुमन है, और जो पीछे जिन्होंने टेक केयर करनी है वो चाहते हैं कि बच्चा दोनों सिस्टम को अडॉप्ट कर ले, ताकि जब ये एब्सेंट हो तो उसकी एब्सेंस में इन अ वे दिस इज़ गुड कि अगर बच्चा लर्न कर लेता है। फिर वो चीज़ मांगता है जो कि ईजी है, ऑब्वियसली फीडर ईजी है। जो बच्चे फीडर लेते हैं उनके फेस की शेप अलग होती है, जो मदर फीड ले रहे होते हैं, बिकॉज यू हैव टू वर्क हार्ड, आपके फेशियल मसल्स काम कर रहे होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर, दे हैव टू वर्क हार्ड टू गेट द मिल्क। तो अगर उसको जो इजी मिल रहा है वो रिफ्यूज़ कर देगा ब्रेस्ट मिल्क, अल्टीमेटली वो बच्चे टॉप फीडिंग पर ही आ जाते हैं जिनको ज़्यादा मिलता है। लेकिन और ये वैसे बच्चे के साथ बहुत नाइंसाफ़ी, बहुत नाइंसाफ़ी, बिकॉज अगर मदर्स फीड इज द बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अ चाइल्ड फॉर एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 6 months। ये सीक्वेंस में आ रहा है जो ब्रेस्ट मिल्क है कि इनिशियली उसके अंदर सिर्फ शुगर आ रहा है कि बच्चे के ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है यस यू आर गेटिंग, पैसिफाई हो जाता है, आखिर में फैट मिलता है क्योंकि पेट भरा फील होता है ना, फिर बाद में फैट मिलता है, हाँ बच्चे की तसल्ली 2 घंटे के लिए सो गया। फीडर में तो सारी चीज़ें एक साथ आ रही है ना, देयर इज नो सीक्वेंस, तो जो नेचर है उससे तो कोई कम्पीट नहीं कर सकता। न्यूट्रिएंट नहीं डिस्कवर कर पा रहे हैं अब तक, साइंस इस पे लगी हुई, भाई आखिर है क्या। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो हम बात करेंगे, और इस पे आप प्लीज़ निदा हमें ज़रूर बताएं, द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट काम करना। प्रेगनेंसी में सब हाथ पाँव छोड़ के बैठ जाते हैं ना कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते, आप अगर आप करेंगे तो आपको तकलीफ होगी या खुदा न खास्ता बच्चे को कोई नुकसान पहुंचेगा। जैसे मैंने पहले ही कहा कि पहली प्रेगनेंसी में यूजुअली ये ज़्यादा होता है, बाकी प्रेगनेंसीज में इतना कंसिडर नहीं किया हो जाते हैं ना। बिल्कुल, लेकिन पहली प्रेगनेंसी में भी इट्स नॉट एडवाइज्ड कि आप कंप्लीटली तख्त पे चढ़ के ना बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यू हैव टू वर्क। आपको इतना भी नहीं करना कि एग्जॉशन करनी है, वही बात है, कोई भी एक्सट्रीम पे चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो इट्स बेटर टू बैलेंस योर सेल्फ, काम भी करें, बिल्कुल नहीं बैठना, और ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल ही काम किए जा रहे हैं, ओवर वर्क कर रहे हैं, लोड इतना ज़्यादा हो गया। जी, आई विल ऐड टू इट, अगर कहीं पर कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, फिर तो ज़रूर हमारे यहाँ तो ये तो बेचारी ब्लीड भी कर रही है, ब्लीड भी कर रही है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, और कोई और एसोसिएटेड ट्विन प्रेगनेंसी है, प्री टर्म लेबर पहले हो चुका है, एक बच्चा 7 month में हो गया, यहाँ पर यस इट इज़ एडवाइजेबल। अगर हम सोशो इकोनॉमिक 2 एंड्स पर देखें तो आप देखें यूरोप में औरतें काम कर स्विमिंग कर रही होती हैं, हमारे यहाँ तो स्विमिंग का नाम लेते तो पता नहीं हमने क्या कह दिया, उनसे बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग स्विमिंग है। जिनको आता है वो कर देखें कि कितना आप रिलीफ फील करते हैं उसके बाद। और एक दूसरा एंड है जो कि खेतों में और उसमें काम कर रहे होते हैं, सुबह जाती हैं फुल टाइम, वापसी में बच्चा भी उठाया हुआ होता है, न्यू बॉर्न बेबी, और उस तरह तो आप एक वो नहीं कर सकते, हर एक को लेबल नहीं कर सकते, आपको कैटेगराइज करना होगा until unless कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो यू हैव टू बैलेंस योरसेल्फ। डॉक्टर ने कहा एक्सरसाइज का, वुड यू एवर आस्क योर, जैसे भी आपने स्विमिंग की भी बात की, आई वुड कंसिडर इट एज पार्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग एक्टिविटी, तो मुझे बताया वुड यू रिकमेंड टू पीपल हु आर हैविंग नॉर्मल प्रेगनेंसीज एक्सरसाइज करना चाहिए? योगा बिल्कुल इतना रिलैक्सिंग है, बहुत ज़्यादा आपको लेबर में हेल्प करेगा, आपको लेबर में हेल्प करेगा। स्ट्रेचिंग हम लोग अपनी टेक्निक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीप ब्रीदिंग कहते हैं कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा करेंगे उतना इट इज़ गोइंग टू हेल्प देम। बल्कि अब तो ये गाइडलाइंस का बात आ गई कि 30 मिनट्स कर सकते हैं इफ़ एनी, फिर वही वाली इफ़ की कंडीशन अंडर अनलेस की कोई मेडिकल कंडीशन हो गया वो हम नॉर्मल। अगर मैं ये बात कह दूं कि अगर हर इंसान अपनी बॉडी को सुनना शुरू हो जाए, your body will tell you exactly how much you can stretch yourself. Exactly. तो उसको सुन के अपने आप को इतना चैलेंजिंग रखे कि आप
एक्सरसाइज की नौयत भी पूरी हो जाए। पता चला आप इतने आहिस्ते आहिस्ते रेंगते हुए चल रहे हैं कि सांस हार्ट बीट ही नहीं आपकी बढ़ी ना। तो आई जस्ट लाइक टू ऐड कि जब मेरा टाइम था प्रेगनेंसी का एंड आई वाज टेकिंग सम एंटीनेटल क्लासेस, तो वहाँ पर मैंने 2-3 केसेस ऐसे देखे कि उनका भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर था लेकिन उनको ऊपर से नीचे तक नहीं आने दिया जाता था। वो शायद सेकंड फ्लोर पे रहती थी, वो क्लासेस के लिए बड़ी मुश्किल से आती थी कि नहीं मुझे नीचे नहीं उतरने दिया जाता, मुझे बहुत मुश्किल से मैं स्टेयर्स नहीं, मना कर दिया जाता है कि नहीं इट्स योर प्रेगनेंसी एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। स्टेयर्स का कॉन्सेप्ट क्या है डॉक्टर ने कहा? सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं 3 मंजिल 4 मंजिल? देखो अगर कोई एसोसिएटेड कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते हैं। लास्ट फ्यू डेज में एवरीथिंग इज वेल तो आपको कहा जाता है आप वॉक करें जितना कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, तो दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल, बिल्कुल क्यों नहीं करें। अच्छा एक तो ये बात, लेबर के लिए तो उतरेगी ना, फिर कैसे जाएंगे, फिर कैसे उतरेगी? हेलीकॉप्टर तो नहीं आना गोद में तो नहीं कोई लाएगा ना, ऐसी मतलब किसी भी कॉम्प्लिकेशन के लिए नहीं। लेकिन देखो जब उसने हॉस्पिटल पहुंचना तो वो उतरेगी ना, उसने आना है, उसने एंटीनेटल के लिए आना है। और बाकी अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है डेफिनेटली यस, फिर तो आपको हस्बैंड को काउंसिल करना है, लॉज को काउंसिल करना है, अपने पेशेंट को इतना नहीं करना जो एसोसिएटेड है उनको बताना। स्पेशली मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में मदर इन लॉज को, अब तो पढ़े लिखे और कोई इतना वो नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद ज़रूर बताती हूँ, दिस पेशेंट विल स्लीप लाइक अ कार्टून कैरेक्टर देते ना, खेलते खेलते सो गए, ये पेशेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसी तरह सोएगी, इसको इतनी ही नींद आएगी, उसके बाद ये शील कम बैक टू नॉर्मल। टेंशन ना ले कि मेरी बहू को क्या हो गया, जब देखो चढ़ के सो जाती है। हाँ, या फिर ये कि सोने ना दिया जाए, लेट हर टेक द नैप, अगर उससे आ रहा है करने दें उसे, आप ही का पोता पोती या आप ही के खानदान। हाँ, क्योंकि आपको अपना इतने अरसे के बाद भूल जाता है, आफ्टर 25-26 आप अपना भूल जाते हो कि क्या हुआ था। और अच्छी खासी एक नॉर्मल बिहेवियर के साथ एकदम से जब चेंज आता है तो इवन यू आर टेकन अ बैक कि व्हाट्स रॉन्ग विद हर, क्या हो गया, एटीट्यूड दिखा रही है, पता नहीं क्या नखरे दिखा रही है, व्हाट्स रॉन्ग, कोई नखरे नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, शी इज जस्ट नॉट फीलिंग वेल, दैट आर फीलिंग वेल इन द सेंस शी इज फीलिंग डिफरेंट, सो एक्सेप्ट हर दैट वे, वो रूम और वो स्पेस दे देना, ठीक है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जाएंगे वापस आएंगे और हमारे मेहमान फिर मैसेजेस भी देंगे, चूँकि आज हमने बात की कई तरफ से कोशिश की है पूरी प्रेगनेंसी के जो मिथ्स और मिसकंसेप्शंस है उसको एड्रेस करने की, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी बातें जो कि शायद रह गई हैं। कोशिश करेंगे मैसेजेस में जवाब दे दें और आगे आने वाले दिनों में इस तरह के मज़ीद टॉपिक्स भी करते रहेंगे ताकि इन्हीं टॉपिक को अलग अलग जाविये से मज़ीद एड्रेस किया जा सके। वक्त हुआ है ब्रेक का, सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम वंस अगेन। चूँकि वक्त ख़त्म हो गया है, मैसेजेस का टाइम हो गया, तो स्टार्टिंग फ्रॉम आवर क्लिनिकल डाइटिशियन तहमीना, क्या मैसेज है? बिल्कुल यही है कि हेल्दी खाइए, ठीक है, और स्मार्ट रहने का शौक है तो इतना ना खाइए कि बाद में उसको उतारना मुश्किल हो जाइए, और ये बिल्कुल ना सोचे कि 2 का खाना है, ठीक है। बिल्कुल सेहतमंद अच्छा खा के भी कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत वज़न बढ़ाएं, और आपका बच्चा भी बिल्कुल हेल्दी हो सकता है। क्या बात है, ज़बरदस्त। सो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। बिल्कुल बैलेंस। पानी के हवाले से थोड़ा बताना चाहेंगी? हाँ, पानी के बारे में ये कि देखें कॉन्स्टिपेशन भी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक मसला आता है, तो वैसे तो पानी सबको 6 से 8 ग्लास पीना है, लेकिन प्रेगनेंसी में इस बात का ख्याल रखें कि आपने ज़रूर पीना है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। और जूसेस, फ्रूट जूसेस की बात आप प्रेफर करेंगी या फ्रूट खाने की बात? ये खुद एक बहुत बड़े टॉपिक है। अब क्योंकि बच्चे लोगों को, अम्माओं को ये होता है जितना जूस पीएंगे बच्चा इतना लाल लाल पैदा होगा, तो ऐसा है। देखिए जितना ज़्यादा जूसेस पी रहे हो उतना ज़्यादा कैलोरीज आप बढ़ा रहे हो, उतना अपने आप को वजन बढ़ाने की तरफ लेके जा रहे हो। शुगर बहुत होता है। आपको खाना है ना, आपको बच्चा रेड हो, आप रेड एप्पल खा लें, गाजर ऐसे काट के खा लें, ठीक है। लेकिन आप वैसे फ्रूट्स भी खा सकते हैं, आप जामुन भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं जिस कलर का आप फ्रूट खाएंगे बच्चा उस कलर का हो जाएगा। कोई डाई का कॉन्सेप्ट डाई नहीं है, लेकिन अगर आप हो रहा है कि रेड चीज़ देख के, तो फिर बहुत सारी अच्छी अच्छी हेल्दी रेड चीज़ भी मिलती है। परफेक्ट। निदा, आपका क्या मैसेज होगा? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अपनी प्रेगनेंसी को स्मूथ रखने के लिए कोशिश करें, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें और खुश रहें। कॉन्फ्लिक्ट्स ज़िंदगी का हिस्सा हैं, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ, सो जस्ट इग्नोर फ्यू थिंग्स एंड गो अहेड।
एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। डॉक्टर निखिल, व्हाट वुड योर मैसेज? जी बिल्कुल, मिथ्स का तो ये कि देखो हर कोई अपनी तरफ से सिंसियर एडवाइस दे रहा होता है। समझदार पेशेंट जो है वो सुनता सबकी है और करता वो है जो कि आपको सही। और अगर आपको कहीं पर कोई शक है, आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि ये करना चाहिए कि नहीं। आप थोड़ी देर के लिए किसी को खुश, जिनके साथ रहना है आपने उनको खुश भी रखना है, आप सुन ज़रूर लीजिए। और अगर वो किसी चीज़ से मना करें, ठीक है, आप उनके सामने वो कर सकते हैं। लेकिन जो ज़रूरी है प्रेगनेंसी के लिए, ये नहीं कि आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी में ये चीज़ बंद कर दें, वो चीज़ बंद कर दें, नहीं, ये नहीं। आप बैलेंस डाइट लीजिए, आप अपने रेस्ट का, एक्सरसाइज का, ये सब। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करेंगे आपको डिफ़िकल्टी होगी लेबर में। आप बैलेंस्ड खाइए, बैलेंस्ड अपनी मूवमेंट रखिए। ये नहीं कि आप पूरी प्रेगनेंसी बेड पे गुजार दें। खाने में जूसेस की बात हुई, आई विल नॉट सजेस्ट कि जूसेस, प्रेगनेंसी अल्लाह ने रखी जवानी में है, दांत होते हैं सबके, व्हाई नॉट? दांत होते हैं सबके, जवानी में आप खा सकते हैं, इस्तेमाल करें दांतों की एक्सरसाइज, दांतों की एक्सरसाइज करें। व्हाई टू जूस ओल्ड एज के लिए? आपको फाइबर मिलेगा, पिएगा जूस जितना पीना है। सही, बिल्कुल, परफेक्ट, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, रियली एंजॉयड टॉकिंग टू यू लेडीज़। आई एम श्योर हमारी ख़वातीन जिन्होंने आज देखी होगी, काफ़ियों ने आईब्रोज भी रेस किए होंगे, रियली अच्छा, सच्ची। और काफ़ियों को काफ़ी चीज़ें पता ही होंगी ऑलरेडी, और वो एक दफ़ा फिर कहते हैं ना, आप रीअश्योर हो चुकी होंगी। तो थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। वक्त चूँकि बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कोशिश करें कि ऐसे टॉपिक्स मज़ीद करें ताकि आप लोगों के इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो, आप लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली भी, पॉजिटिव चेंजेस भी लेकर आया जा सके। प्रेगनेंसी के हवाले से सिर्फ एक बात कि हम इंसान अपनी तरफ से भरपूर कोशिश ज़रूर कर सकता है, लेकिन हर चीज़ अल्लाह के हाथ में, अल्लाह की देन है। औलाद अल्लाह की देन है, लड़का हो लड़की हो। एक बहुत बड़ा मसला होता है कि ये खा लोगी तो लड़का होगी, ये खाओगी तो लड़की हो जाए। पहले अगर पता चल जाए तो प्रॉब्लम, ना पता करे तो एक एंग्जाइटी में, पता नहीं इस दफ़ा तो अल्लाह करे बेटा ही हो जाए, अल्लाह करे बेटा हो जाए, वरना क्या जवाब दूंगी सास को। आई मीन दिस इज़ टोटली रॉन्ग। माइंड सेट नीड्स टू बी चेंज। बेटा हो तो अल्लाह की शुक्र है, बेटी हो अल्लाह की नेमत है, रहमत है, उसका भी शुक्र अदा करें। औलाद हर ऐप से पाक साफ़ हो, काला या गोरे की बात नहीं। आप जैसे होंगे आपकी औलाद इवेंचुअली वैसी ही होगी, यकीन जाने। अगर आप काले तो काली ही औलाद होगी, गोरी नहीं हो सकती अंटिल गॉड फॉरबिड कोई मसला हो। सो प्लीज़ लव योर चाइल्ड, लव योर सेल्फ। दुआओं में बहुत तासीर होती है, बहुत ताकत होता है। जिस तरह हमने पहले बताया, सूरह यूसुफ, सूरह मरियम रोज़ाना पढ़ें। और जो हामला औरत होती है उसको तो बाकायदा लोग कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करना। तो ये सोचे अगर वो औरत दुआ कर रही है तो वो यानी वो एक पॉइंट पे तो आई है, अल्लाह मियाँ ने उसको अगर ये इस चीज़ से नवाजा है तो उसको बोला वो अपने लिए दुआ करे, अपने बच्चों के लिए दुआ करे, अपने आने वाले दिनों के लिए दुआ करे। हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत के साथ ज़िंदगी गुजारनी। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। जानवर, हर कोई चरिंद परिंद, हर किसी के बच्चे हो रहे होते हैं, इस तरह इंसान के भी बच्चे होते हैं। हिम्मत के साथ बढ़ना है। आसान नहीं होती कोई चीज़, लेकिन आगे बढ़ना है। आप जो साथ वाले सपोर्ट सिस्टम है उसको अच्छा होना चाहिए, मियाँ को साथ देना चाहिए, ससुराल वालों को साथ देना चाहिए, वालिदैन को साथ देना चाहिए। और प्लीज़ ओवर रेट ना करिए प्रॉब्लम को कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, पता नहीं क्या हो गया, और ना ही अंडर रेट करें। तो ट्राई टू टेक थिंग्स इन अ बैलेंस। इसी नोट के साथ कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। सायरा कबीर हमारे बेहतरीन मेहमान और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।